ओके, वेलकम आप सभी का। देखिए, आज अपना जो टॉपिक रहेगा उसमें हम प्लांट फिजियोलॉजी के रिगार्डिंग सेनेसेंस की बात करेंगे, और सेनेसेंस के बाद में हमें प्लांट्स के अंदर जो एंडोजिनस क्लॉक सिस्टम होता है, यानी कि जो जैविक घड़ियाँ होती हैं, उनके बारे में समझेंगे। तो एकदम से माइनर से टॉपिक हैं, टेल टॉपिक्स हैं कि मे भी कोई बात यहाँ से पूछी जा सकती है, तो थोड़ा सा अपन उस हिसाब से इनको कवर करते हैं। देखो, वैसे देखा जाए तो ऐसा है कि सेनेसेंस को जैसे सिंपली अपन कहते हैं कि जो बूढ़ा होने की प्रोसेस है, यानी कि ऐसा होता है कि पहले तो वेरी यंग स्टेज होती है, और फिर यंग स्टेज होती है, और फिर मैच्योर स्टेज होती है, और मैच्योर के बाद में एजिंग होती है। और एजिंग का जो लास्ट है, यानी कि बूढ़ा होने के बाद में जो लास्ट है ना, वो जो फेज है, यानी कि कहा जाए तो ये भी क्या है कि डेवलपमेंट का ही पार्ट है, लेकिन ये फाइनल फेज होती है डेवलपमेंट की। अब आप इस चीज़ को कैसे भी समझ सकते हो कि जैसे कोई बायोमोलिक्यूल है, तो वो भी जैसे बनता है और फिर वो भी धीरे धीरे डिग्रेड होता है। कोई ऑर्गेनेली लेंगे आप, तो वो भी बनता है, मैच्योर होता है, फिर वो धीरे धीरे डिजनरेट होता है। या आप पूरा ऑर्गन लेंगे या पूरा ऑर्गेनिज्म लेंगे, तो ये सब पे लागू होता है। यानी कि जो सेनेसेंस है, एजिंग की प्रोसेस है, वो मॉलिक्यूलर लेवल से लेके और देखा जाए तो पूरा जो ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर लागू होती है। जैसे सिंपली अपन एजिंग के रूप में भी इसको लेते हैं, सेनेसेंस के रूप में भी लेते हैं, लेकिन एक शब्द आता है एब्सिशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विलगन। वो थोड़ा डिफरेंट है। ये एक्चुअल में क्या होता है कि जानबूझ के जो अनप्रॉफिटेबल पार्ट होते हैं ना, जो कॉस्टली हो जाते हैं, जो कॉस्टली पार्ट्स हैं, उनको पौधा जानबूझ के डिटैच करता है। अब देखो, कॉस्टली बोलने का मतलब ये है कि जिनकी रेस्पायरेशन कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, रेस्पायरेशन कॉस्ट जिनकी ज़्यादा जाती है। जैसे मान लो कि कोई पत्ती है, वो फोटोसिंथेसिस में जितना कार्बोहाइड्रेट जमा करती है और रेस्पिरेशन में उससे ज़्यादा उसको ज़रूरत है। जिनकी पत्ती बूढ़ी हो जाएगी तो फोटोसिंथेसिस की रेट तो उसकी डिक्रीज हो जाएंगी, और रेस्पिरेशन तो अभी भी वो कर रही है, तो वो प्लांट के लिए महंगा हो गया, कि वो खर्चा हो गया। ऐसे पार्ट्स को प्लांट है वो डिटैच करता है। तो जानबूझ के डिटैच करने का एक पूरा प्रोसेस होता है। प्रोसेस को अपन एब्सिशन बोलते हैं। एब्सिशन जैसे हम मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी वो सब पढ़ते हैं, वहाँ भी आता है कि पत्तियाँ हैं, फ्लावर्स हैं, उनका जो बेसल भाग होता है वहाँ पे एक एब्सिशन लेयर बनती है, एब्सिशन जोन बनता है। एब्सिशन जोन की जो सेल्स हैं उनकी सेल वॉल डिजोल्व हो जाती है, पैक्टिक कंपाउंड टूट जाते हैं, वहाँ पे पानी है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर वहाँ से वो डिटैचमेंट का एक साइट बन जाता है। तो एब्सिशन का मतलब सेनेसेंस नहीं है। एब्सिशन का मतलब है कि जो सेनेंस्ड पार्ट है, या जो सेनेंस जिनमें सेनेसेंस हो चुकी, या सेनेसेंस जिनमें चल रहा है, और प्लांट उनको अपनी बॉडी से मेटाबॉलिक बजट को बैलेंस करने के लिए डिटैच करता है। तो डिटैच करने की प्रोसेस का नाम एब्सिशन होता है, ठीक है, वो एक अलग चीज़ होती है। और एक जो कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है वो आता है जेरेंटोलॉजी, कि प्लांट्स के अंदर जो एजिंग है या जो सेनेसेंस है उसकी जो स्टडी होती है ना, स्टडी ऑफ सेनेसेंस है एक प्रकार से ये ना, स्टडी ऑफ सेनेसेंस। कि सेनेसेंस की स्टडी को अपन जेरेंटोलॉजी बोलते हैं। हालांकि आप एनिमल की पढ़ेंगे तो वो भी जेरेंटोलॉजी है, आप प्लांट की पढ़ेंगे तो वो भी जेरेंटोलॉजी है। प्लांट के केस में आप इसको फाइटोजेरेंटोलॉजी बोल सकते हो, है ना। और एक थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड आएगा, वो है नेक्रोसिस। देखो, नेक्रोसिस, और नेक्रोसिस का मतलब होता है डेड। ऐसे समझो कि जैसे प्लांट के ऊपर एक पत्ती है,
वो सेनेसेंस हुई और उसके बाद में मान लो कि वो डिटैच नहीं हुई, एब्सिशन उसका नहीं हुआ, और वो प्लांट के ऊपर ही पहले पीली पड़ गई और उसके बाद में वो वहीं पे सूख गई, ठीक है, वो नेक्रोसिस नहीं है, वो नेचुरल डेथ है। सेनेसेंस के बाद में लास्ट जो होता है वो डेथ होती है ना, प्रोग्राम सेल डेथ होती है वो। नेक्रोसिस का मतलब होता है कि किसी एजेंट की वजह से, ड्यू टू एनी फैक्टर, जैसे कि मान लो कि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो पत्तियाँ झुलस के मर गई, वो नेक्रोसिस है ना, बर्निंग हो गया, ब्रंट हो गई। या मान लो कि इन्फेक्शन हो गया है ना, किसी पैथोजन का इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन के बाद में पत्ती है वो डेड हो गई। तो किसी और वजह से, सेनेसेंस के अदर देन है, सेनेसेंस से जुड़ा हुआ नहीं है, सेनेसेंस के अदर देन किसी और फैक्टर की वजह से अगर कोई पार्ट डेड हो जाता है तो हम उस डेड पार्ट को, या उसको अपन जब लेसन बोलेंगे, सिम्टम बोलेंगे तो वो नेक्रोटिक सिम्टम्स होते हैं, या प्रोसेस को बोलेंगे तो वो नेक्रोसिस होती है। तो सेनेसेंस, एजिंग, ये एक जैसे शब्द हैं। एब्सिशन है वो एक डिटैचमेंट करने के लिए प्रोसेस है। नेक्रोसिस किसी कारण विशेष से जो सेनेसेंस के अलावा जो नॉर्मल टिश्यूज हैं अगर उनकी डेथ हो जाती है तो वो नेक्रोसिस में जाते हैं। और एजिंग से जुड़ा हुआ जितना भी स्टडी है वो अपन जेरेंटोलॉजी में काउंट करते हैं। देखिए इसके बाद में हम सेनेसेंस वाले टॉपिक से जुड़ी हुई कुछ और चीज़ों को देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल वाइज बात करें तो बहुत कुछ है जो हम सेनेसेंस, क्योंकि अभी हमने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हर पार्ट के ऊपर सेनेसेंस होता है, लेकिन कोई भी एग्जाम्पल वाइज बात की जाए तो जैसे प्लांट्स के अंदर स्क्लेरिड्स हैं जो काफ़ी हार्ड सेल्स होते हैं, वो स्क्लेरिड्स होते हैं, इनकी जिनकी सेल वॉल बहुत मोटी हो जाती है ना, थिक सेल वॉल हो जाती है इनकी, थिक सेल वॉल। और सेल वॉल इतनी ज़्यादा मोटी हो जाती है कि उनका जो सेल का जो ल्यूमन है वो ख़त्म हो जाता है, तो पूरा सेल वो डेड हो जाता है। ऐसे कॉर्क सेल्स हैं वो जो एक्स्ट्रा वास्कुलर जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है कॉर्क कैम्बियम से बनती है बाहर की तरफ, वो सुबेरिन के जमाव की वजह से डेड होती है, तो उनके अंदर सुबेरिन होता है, सुबेरिन से वो डेड हो जाती है। ऐसे ट्राइकॉम्स हैं, ट्रैकिड्स हैं, वेसल्स हैं, यानी जाइलम के एलिमेंट्स हैं। अब देखो आपको एनाटॉमी के अंदर कहीं एक क्वेश्चन मिल जाएगा कि जो वेसल्स हैं वो डेड होती हैं, ट्रैकिड्स हैं वो डेड होती हैं, लेकिन वो ऑन मैच्योरिटी होते हैं, मैच्योर होने के बाद में, आफ्टर मैच्योरेशन। और अगर कोई पर्टिकुलर केस आता है तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जैसे आप वुड के हिसाब से बात करेंगे तो वुड के अंदर जो हार्ड वुड होती है, तो हार्ड वुड वाले केस के अंदर जो ट्रैकिड्स, वेसल्स जो कि नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, वो एक्चुअल में उनका सेनेसेंस हो चुका होता है, वो डेड हो चुकी होती है, और वो एक क्रमबद्ध तरीके से होता है ना। जैसे स्क्लेरिड बनेगा, कॉर्क बनेगा, तो स्टार्टिंग में कॉर्क सेल जिंदा ही होती हैं, स्टार्टिंग के अंदर वेसल जिंदा ही होते हैं, लेकिन बाद में जाकर के वो डेड हो जाती है। तो ये एक ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, वो प्लांट जो फील्ड है उससे हमारे पास मे भी किसी क्वेश्चन में रह सकता है। ऐसे अगर हम बात करें कि कुछ पौधों के अंदर जैसे विंटर में पत्तियां गिर जाती हैं, साल में एक बार पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, उनको अपन डेसिडुअस ट्रीज बोलते हैं। तो डेसिडुअस ट्रीज के अंदर पत्तियों का जो गिरना है ना, लीफ फॉल जिसको अपन बोलते हैं, वो सेनेसेंस का ही नतीजा है। लेकिन वहाँ पे सेनेसेंस प्लस एब्सिशन दोनों है कि पौधा सेनेसेंस में जाएंगी पत्तियां, उनके बाद में पत्तियां एब्सिशन के द्वारा गिराई जाती हैं। ऐसे ही जैसे हम फ्लावर आता है तो फ्लावर खुलता है तो उसमें सेपल, पेटल ये सब होते हैं, लेकिन बाद में जो जैसे सेपल हैं वो भी झड़ जाते हैं, कुछ के अंदर पेटल्स हैं वो लगभग सभी में झड़ जाते हैं, तो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो भी झड़ते हैं, तो वो भी एक प्रकार का सेनेसेंस के बाद का ही एब्सिशन होता है। या जो फ्रूट्स हैं वो भी राइपनिंग के फेज के ऊपर जाकर के मदर प्लांट है उससे डिटैच हो जाते हैं, तो
सेनेसेंस जैसे आप कहें कि फ्रूट मैच्योर हो रहा है ना, फ्रूट मैचुरेशन, तो फ्रूट मैचुरेशन जैसे कच्चे फल से पक्के फल की तरफ जा रहे हो तो वो मैच्योर हो रहा है, वो अलग बात है, लेकिन वो एक्चुअल में सेनेसेंस ही है। बॉडी से गिरना जो भी है, चाहे पत्ती गिर रही हो, चाहे फ्लोरल पार्ट गिर रहे हो, चाहे फ्रूट गिर रहा हो या कुछ भी गिर रहा हो, गिरना एब्सिशन है। थोड़ा सा आप इन जो ध्यान देंगे कि डेवलपमेंट के हिसाब से बात करेंगे सेनेसेंस बोलेंगे, और गिरने के हिसाब से बात करेंगे एब्सिशन बोलेंगे। ठीक है, अभी क्लियर है ना? अब देखो एक वर्ड आपके पास आ सकता है मोनोकार्पिक प्लांट। देखो मोनोकार्पिक प्लांट का मतलब ये होता है, जैसे मोनो का मतलब एक होता है, कार्पिक का मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है कार्पेल, वहां से कार्पिक वर्ड है ना। तो इनका ऐसा है कि ये अपनी पूरी लाइफ में केवल एक बार सीड सेटिंग होती है ना, वंस इन ए लाइफ, पूरी लाइफ के अंदर इनमें वन टाइम फ्लावर आते हैं और वन टाइम फ्रूट बनते हैं, फ्लावर और फ्रूट, है ना। जैसे उनकी लाइफ उसके बाद में खत्म हो जाए, जैसे मान लो कि आपके पास गेहूं का पौधा है तो वो मोनोकार्पिक है ना, उसमें एक बार सीजन का लास्ट है, उसमें फ्रूट्स आएंगे। अब जैसे बांस का पेड़ है बैम्बू, अब बैम्बू में तो क्या है कि 40 साल बाद आएगा, कि बैम्बू के प्लांट्स के अंदर आफ्टर 40 इयर्स फ्लावरिंग आती है, तो 40 इयर्स तक तो वो वेजिटेटिव फेज में है, और जैसे उसके अंदर फूल आएंगे उसके बाद में बीज बनेंगे और वो मर जाएगा। तो जिनमें केवल एक बार लाइफ में केवल एक बार फ्लावरिंग आती है वो मोनोकार्पिक कहलाते हैं। तो वो एक प्रकार का सेनेसेंस ही है। ऐसे कुछ जो वुडी प्लांट्स है ना, जैसे आपने अभी लास्ट टॉपिक पढ़ा था, ये अपने चिलिंग ट्रीटमेंट लिया है कि जो प्लांट्स हैं वो ठंड को एज ए सिग्नल सेंस करते हैं। तो जो वुडी प्लांट्स है ना, वुडी हैं और कोल्ड एरिया के हैं, उनमें आपको देखने को मिल रहा था। ऐसे अपन जहाँ पे टेम्परेट कंडीशन होते हैं कि जहाँ पे सीजन्स बनती हैं, टेम्परेट एरिया के अंदर सीजन्स बनती है, और विंटर के अंदर पौधे की पत्तियाँ वगैरह सब गिर जाती हैं, और मोस्टली टाइम्स के अंदर जो सूट जो होता है वो सेनेसेंस में चला जाता है। अब ये चीज़ आपको जोड़ देती है जब आप इकोलॉजी के अंदर रॉन केयर के लाइफ फॉर्म्स पढ़ते हो, तो उसमें ये आता है कि पौधा अपनी ग्रोविंग बर्ड्स को कहाँ स्टोर करता है, उसके आधार पर उसका क्लासिफिकेशन है। तो कुछ पौधों में क्या होता है कि उनके सूट फेवरेबल सीजन में ग्रो करते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर पौधे का अंडरग्राउंड भाग है वो जीवित बचा रहता है, अगले सीजन में दोबारा से स्प्राउटिंग होती है, फिर पौधा बड़ा होता है, फिर सूट मर जाते हैं, फिर अंडरग्राउंड से स्प्राउटिंग होती है। तो जैसे एक तो पूरा पौधा ही एक बार सेनेसेंस में जाके खत्म हो गया, वो मोनोकार्पिक है। कुछ प्लांट्स हैं उनके अंदर सूट सेनेसेंस दे सकते हैं, है ना। वो ऐसे हैं जिनमें हर सीजन में या हर साल उनके सूट ग्रो करते हैं और वो खत्म हो जाते हैं। तो फिर आप उनको रेनफॉल से जोड़ते हैं, टेम्परेचर से जोड़ते हैं। तो हाई एल्टीट्यूड ऊंचाई वाले भागों में जो हैं, या जो टुंड्रा के ठीक नीचे के एरिया के प्लांट्स हैं, उनमें आपको देखना मिलेगा, या जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम है, जो अंडरग्राउंड राइजोम्स वगैरह से जो पेरिनेट करते हैं, उनमें आपको देखने को मिलेगा। एक हो सकता है कि सीक्वेंशनल लीफ सेनेसेंस, कि एक क्रमबद्ध तरीके से पौधे हैं वो अपनी पत्तियों को सेनेसेंस में लेकर के जाते हैं। बहुत बार अपन देखते हैं कि जो नीचे की पत्तियां हैं, जो बूढ़ी पत्तियां हैं, पुरानी शाखाओं पे हैं, वो पहले सेनेसेंस में जाएंगी, उसके बाद में एक क्रमबद्ध तरीके से सेनेसेंस है वो आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब देखो ऐसे ही हम एक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं किसी क्वेश्चन का, और वो है सेलुलर लेवल से सेनेसेंस से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। अब आपको ये हमेशा ध्यान देना है कि इस प्लांट के सेल्स के रिलेशन के अंदर सबसे पहले जो सेनेसेंस देता है वो ऑर्गेनेलिक क्लोरोप्लास्ट होता है। यानी किसी भी प्लांट पार्ट के अंदर, मोस्टली पत्तियों के रेफरेंस में अगर आपको आंसर देना पड़े, तो क्लोरोप्लास्ट सबसे पहले सेनेसेंस में जाता है, और सबके लास्ट में जो सेनेसेंस में जाता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो प्लांट्स के केस के अंदर क्लोरोप्लास्ट फर्स्ट
ऑर्गेनेली होता है जो सेनेसेंस में पार्टिसिपेट करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लास्ट वो ऑर्गेनेल तो आप नहीं कह सकते उसको, वो पार्ट है सेल का, हालांकि वो लिविंग है। सेल वॉल नॉन लिविंग होता है ना, या वैक्यूल के अंदर जो सैप भरा है वो नॉन लिविंग है, बाकी सब लिविंग होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लास्ट लिविंग कंपोनेंट है, क्लोरोप्लास्ट फर्स्ट लिविंग कंपोनेंट है जो सेनेसेंस में जाता है। ओके, इसके बाद में हम एक छोटा सा ऐसा भी लेंगे कि सेनेसेंस के रिलेशन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शट डाउन होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जिनकी रेट बढ़ती है। तो मेनली हम इनको जैसे कुछ नया बनना है ना, उससे जोड़ेंगे तो जीन से कनेक्शन हो जाएगा। तो हम कुछ ऐसे जीन हैं जिनका एक्सप्रेशन है ना, उससे प्रोटीन बनेगी तो एक्सप्रेशन ही होगा, वो कमज़ोर पड़ता है। डाउन रेगुलेटेड का मतलब उनकी स्पीड कम होती है, तो कुछ जीन उनकी एक्टिविटी स्लो डाउन होती है, जबकि कुछ जीन ऐसे हैं जिनकी एक्टिविटी सेनेसेंस में बढ़ती है। यानी कि सेनेसेंस एक आखिरी डेवलपमेंट होता है, लेकिन उसमें कुछ जीन पहले जितना काम कर रहे थे उससे कम काम करते हैं, डाउन रेगुलेटेड, यानी कि उनकी स्पीड गिराई जाती है। और कुछ जीन ऐसे होते हैं जिनसे बनने वाले प्रोटीन एंजाइम की जरूरत पड़ेगी सेनेसेंस के दौरान, तो उनको ज़्यादा बनाया जाता है। तो जो डाउन रेगुलेट करते हैं उनको अपन SDG के नाम से जानते हैं, सेनेसेंस डाउन रेगुलेटेड जीन्स। इसमें जैसे मान लो कि कोई प्रोटीन बन रहा है, कोई लिपिड बन रहा है, मेम्ब्रेन बन रही है, ऑर्गेनेली बन रहा है, तो डेवलपमेंट से जुड़े हुए जो हैं है ना, जिनसे कुछ सिंथेसाइज होता है, जो नया बनाने वाले पाथवे थे, उनके जितने भी जीन्स हैं वो सारे शट डाउन होते हैं, क्योंकि सेनेसेंस में कुछ भी नया नहीं बनता है, कुछ भी नई स्ट्रक्चर नहीं बनती है ना। ज़्यादा सही क्या है कि कुछ भी नया स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, कोई ऑर्गेनली नहीं बनेगा, ऑर्गन नहीं बनेगा, जो पहले से हैं वही डिजनरेट होते हैं। अब दूसरा जो सेक्शन है वो है कि सेनेसेंस एसोसिएट जीन्स, SAG। अब इसमें वो सब आएंगे जो सेनेसेंस के लिए काम करेंगे, यानी कि सेनेसेंस में जो जरूरी है वो सब है। तो सेनेसेंस में देखो, प्रोटीन को तोड़ना है, प्रोटेज एंजाइम है, RNA को तोड़ना है, राइबोसोम को तोड़ना है, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम है, लिपिड्स को तोड़ना है, लाइपेज एंजाइम है। तो बायोमोलिक्यूल्स को तोड़ने वाले एंजाइम्स हैं वो ज़्यादा बनेंगे, तो इनको आप नॉर्मली क्या कह सकते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, उनका एक्सप्रेशन बढ़ता है ना। जैसे प्रोटीन को बनाने वाले हैं वो डाउन रेगुलेट हो जाएंगे, तोड़ने वाले प्रोटीन्स को ज़्यादा बनेंगे। एक आपको बहुत स्पेशल तरीके से ध्यान देना है, वो है कि सेनेसेंस के दौरान इथाइलिन का जो संश्लेषण है वो इंक्रीज होता है। कि सेनेसेंस के दौरान इथाइलिन जो हार्मोन है उसका संश्लेषण बढ़ता है। और इथाइलिन बायोसिंथेसिस के दो मेन एंजाइम थे, एक था ACC सिंथेज और एक था ACC ऑक्सीडेज। ये दोनों जीन पहले से ज़्यादा काम करते हैं, यानी कि इथाइलिन का बायोसिंथेसिस है वो पहले से ज़्यादा होता है, अब रेगुलेट होगा। इसमें अलग से आप ये देख सकते हैं कि जब ड्रॉथ होता है, यानी कि जब वाटर की डेफिशिएंसी होती है ना, वाटर डेफिशिएंसी, ये जब पानी की कमी होती है तो वाटर डेफिशिएंसी का सीधा कनेक्शन होता है एब्सिसिक एसिड से। कि एब्सिसिक एसिड है वो एक स्ट्रेस हार्मोन है और ड्रॉथ के अंदर एब्सिसिक एसिड बनेगा और वो क्या करता है कि इथाइलिन के बायोसिंथेसिस को बढ़वाता है। तो एब्सिसिक एसिड के रिस्पॉन्स के अंदर जो सैग्स हैं वो एक्टिवेट होंगे, इथाइलिन का बायोसिंथेसिस बढ़ेगा। आप जैसे तैयारी कर रहे हैं तो आपको साइड में दूसरा ये भी पता होना चाहिए कि जैसे यहाँ पे आपने ड्रॉस लिख लिया, पानी की कमी लिख दी, अगर आप यहाँ पे ये लिख दें कि वाटर लॉगिंग यानी कि ज़मीन में पानी ही पानी हो गया है ना, जलाक्रांत हो गई मिट्टी, तो उस कंडीशन में वो भी स्ट्रेस है। नॉर्मल से ज़्यादा पानी हो जाना भी स्ट्रेस है, क्योंकि वो हाइपोक्सी कंडीशन है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी।
हाइपोक्सिक एनवायरनमेंट बनेगा और उससे भी क्या है, इथाइलिन का बायोसिंथेसिस इंक्रीज होता है। हालांकि वहां पे एब्सिसिक एसिड नहीं है ना, पानी की कमी होगी, सूखा होगा तो एब्सिसिक एसिड काम करेगा और उसके कहने पे इथाइलिन बनेगा और इथाइलिन के कहने पे सेनेसेंस होगा। दूसरी साइड में अगर पानी ही पानी हो गया है तो वाटर लॉग कंडीशन है, उस कंडीशन में जो जड़ें होती हैं, रूट्स जो होती हैं, उनके अंदर इथाइलिन का सिंथेसिस होगा और वो बाद में जो अपर लीव्स हैं ना, उनके अंदर सेनेसेंस चालू करवाता है। तो ऐसे अपन SDGs क्या है और SAGs क्या है, नॉर्मली हमारे जो क्वेश्चन है वो इथाइलिन, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इनसे कोई चीज़ हमसे पूछी जा सकती है। देखो आप इसमें साइड में एक चीज़ और ऐड कर दो, क्योंकि एक आपका इथाइलिन का मेंशन आ गया, एक एब्सिसिक एसिड का आ गया और एक आप इसमें डाल दीजिए साइटोकाइनिन। तो जो साइटोकाइनिन्स हैं वो इसको स्टॉप करते हैं, स्टॉप सेनेसेंस। कि अगर आप साइटोकाइनिन का एप्लीकेशन करेंगे, जैसे कोई पत्ती है उसमें सेनेसेंस चालू हो गया, अगर आप उसके ऊपर साइटोकाइनिन का लैब करेंगे या उसको कट करके उसके कटे हुए सिरे के ऊपर आप साइटोकाइनिन लगाएंगे तो पत्ती का जो सेनेसेंस है वो रुक जाएगा, क्योंकि वो सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाला हार्मोन होता है। जब सेल डिवीजन प्रमोट होगा तो सेनेसेंस नहीं हो सकता। तो एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, ये सेनेसेंस के लिए काम करते हैं। साइटोकाइनिन सेनेसेंस के अगेंस्ट काम करता है। ओके, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और अभी अपन इसमें नेक्स्ट जो पार्ट है वो ऐड करेंगे, वो है बायोलॉजिकल क्लॉक्स, या ये ऑर्गेनिजम्स के अंदर चलने वाली घड़ियां होती हैं, यानी कि एंडोजिनस क्लॉक्स भी इनको बोलते हैं, एंडोजिनस क्लॉक। देखो ये बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का टॉपिक होता है वैसे देखा जाए तो, हालांकि एग्जाम के रिलेशन में तो एक इतना सा होता है कि चलो कोई क्वेश्चन आएगा और उसका हमें जवाब देना है या सही आंसर देना है, इतनी सी बात होती है। लेकिन अगर ऐसे समझने के हिसाब से बात की जाए तो बहुत बड़ी बात है। और इस चीज़ का जो कनेक्शन है, क्योंकि चाहे आप एनिमल्स में पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लॉक्स या प्लांट्स में पढ़ेंगे, है ना, लगभग सभी जीवों के अंदर क्लॉक्स पाई जाती हैं। अब देखिए क्लॉक का जो मीनिंग है वो एक्चुअल में ये है कि हमारा जो अर्थ है, हमारे अर्थ के ऊपर ही लाइफ है। जैसे अभी हम बात करें कि चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, कुछ भी हो, वो हमारी धरती के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये हमेशा से धरती पे ही हैं, यानी कि जो इनके पूर्वज हैं उनका जो ओरिजिन हुआ, यानी कि सिंगल सेल आई थी, वहाँ से लेकर के आज तक चाहे कुछ भी बना हो, कुछ भी एक्सटिंक्ट हुआ हो, है ना, कुछ कैसा कहीं भी रहा हो, है ना, वो प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, कुछ भी रहा हो, कैसा भी रहा हो, किसी भी आवास में रहता हो, कोई भी फॉर्म हो सकता है उसका। लेकिन हमेशा से ये जो चीज़ें हैं इन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ देखी है और वो है सन। यानी कि हमारी धरती के ऊपर जितना भी लाइफ है ना, वो हमेशा से और जब तक रहेगा तब तक वो हमेशा से एक्चुअल में क्या है कि वो सन के रिलेशन